नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि परसा ग्वाला को पारस और भूरा मंगलिया की फौज घेर लेती है और वहां से किसी प्रकार से ग्वाल बाल अपनी गाय लेकर निकल जाते हैं। और जब ये सारा हाल मलखान के द्वारा सुना जाता है तो वो अपने भाई सुलखान को भेजते हैं कि घायलों की मदद करो और अपना मोर्चा लगा दो जा करके। तो सुलखान आते हैं और घायल सैनिकों को यानी कि चरवाहों को वो सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं। जो जीने के काबिल थे उनके उपचार किए जाते हैं और जो मृत हो चुके थे उनको उनके घर वालों को ढेरों धन दिया जाता है, उनकी पेंशन बना दी जाती है जिससे उनके जीवन यापन में कोई कष्ट ना हो। और फिर सुलखान अपना मोर्चा लगाते हैं। का मोर्चा था, वहां पर सुलखान पहुंच जाते हैं अपने घोड़े पर और ललकारते हैं। तब पारस कहता है कि आज तुम बचने नहीं पाएगा। और इस प्रकार से उनका वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध होने लगता है। 4 घड़ी तक युद्ध होने के बाद सुलखान और पारस दोनों थक जाते हैं। धन्य है सुलखान को जिसने 4 घड़ी तक पारस का मोर्चा संभाले रखा। और एक समय ऐसा आता है जब सुलखान बहुत क्रोध के साथ में अपनी तलवार का वार पारस के ऊपर करते हैं। पारस अपनी ढाल अड़ा देता है और सुलखान की तलवार टूट कर गिर जाती है। जब खाली मूठ हाथ में रह जाती है तो सुलखान जान लेता है कि अब ये मेरा अंत समय आ गया है। और उसी बीच में पारस अपनी तलवार के द्वारा सुलखान का सर काट देता है। और वो सर कटने के बाद भी सुलखान का धड़ लड़ता रहता है। और ये खबर मिलती है मलखान को। मलखान अपनी सारी सेना को लेकर के युद्ध भूमि में आ डटते हैं। अपने भाई की लाश को ससम्मान डोली में रखते हैं और महलों में भेज देते हैं। मलखान का मन भाई की मृत्यु से बहुत अधिक क्षुब्ध हो जाता है और वो अत्यधिक क्रोध के साथ आगे बढ़ते हैं। पारस के सामने पहुंचते हैं। युद्ध चलता है उनका और पारस का। युद्ध करते करते एक समय ऐसा आता है जब पारस उनके ऊपर एक साथ 7 प्रहार करता है। तब मलखान 7 प्रहार बचा ले जाते हैं। और जब मलखान अपनी तलवार का वार करते हैं पारस के ऊपर तो देखते क्या है कि उनकी तलवार में जो धार रखी गई थी वो पूरी धार लौट जाती है पारस के शरीर से टकराकर। मलखान मन में अचंभित हो जाता है, सन्नाटा खा जाता है कि हम कैसे पार पाएंगे। और उसी समय संध्या होने के कारण युद्ध बंद हो जाता है। तो पारस तो अपने तमुओं में जाकर विश्राम करने लगता है। इधर मलखान जाते हैं अपने शीश महल में विश्राम करने के लिए। वहां जब उनको नींद नहीं आ रही है तब गजमोतिन कहती है, स्वामी आज आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या घटित हुआ है युद्ध भूमि में जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही? तब मलखान कहता है
कि प्यारी, मैं आज अचंभित हूं कि पारस के शरीर में मेरे अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता है, और मैं उसी चिंतन में हूं कि पारस का वध कैसे हो, पारस के ऊपर मैं विजय कैसे पाऊं। तब रानी गजमोतिन कहती है कि स्वामी, ये चिंता तो मैं आपकी चुटकियों में मिटा दूंगी, आप प्रसन्न हो जाएं और समझें कि आपने पारस को मार दिया। तब मलखान कहते हैं, ऐसा कैसे संभव है। तब रानी गजमोतिन कहती है कि बहुत समय पहले की बात है, तब मेरी बहन मालती ने मुझको कहा था, जब मेरा विवाह हुआ था, कि तुम गुलामों के यहाँ ब्याही गई है और मैं राजा के यहाँ, तुम गुलामों के यहाँ सेविका बन के जा रही है, तू रानी मलना की टहल करेगी। तो वही प्रतिशोध लेने के लिए मैं आपको ये भेद बता रही हूं, नहीं तो मैं आपको ये भेद बताती भी नहीं। तब मैंने भी कह दिया था कि अगर उसी गुलाम के हाथों मैंने तुझे विधवा न बनाया तब कहना। और मुझे मालूम है कि पारस कैसे मारा जाएगा। पूरे दिन तो पत्थर की काया हो जाती है पारस की, वज्र का शरीर हो जाता है, उसको किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता। लेकिन जैसे ही संध्या का समय होता है, सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, वैसे ही पूरा पारस का शरीर मोम की तरह मुलायम हो जाता है। तब उसकी मृत्यु निश्चित है। और आप ऐसा युद्ध करें कि सायंकाल आ जाए, तब तक आपको पारस को युद्ध भूमि में रोकना होगा। और जब मलखान ये रहस्य की बात जान लेता है तो वह प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरे दिन वह पूरी शक्ति के साथ में अपनी सेना को संचालित करते हुए मोर्चे लगा देता है। तोपें आगे आगे लगा दी जाती हैं और तोपों से मार प्रारंभ होती है। युद्ध प्रारंभ होता है जब अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा। तब एक समय ऐसा आता है कि शेरशाह की सेना भागने लगती है। तब मलखान कहता है कि तुम्हारी एक एक कदम की जीत मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन अगर तुम लोग एक कदम पीछे रखोगे तो समझ लो कि तुम्हारे राजा का अपमान है। और किसी तरीके से प्रोत्साहित कर वह शेरशाह के सैनिकों को आगे बढ़ाता है और स्वयं भी पूरे आवेग के साथ में लड़ना प्रारंभ करता है। और शाम होते होते मलखान ने इतना विकट युद्ध किया कि 90 हौदा खाली हो जाते हैं। आज तक के इतिहास में मलखान ने अपना सर्वोपरि दिया था। और जब सायंकाल का समय नजदीक आने लगता है, वहां पारस भी अपना चरम का युद्ध कर रहा है। तब वो पहुंच जाता है और शूरवीरों से कहता है कि अभी तक तो नौकरों का युद्ध था, अब राजा का युद्ध देखो। तुम सभी लोग अपना युद्ध बंद कर दो। आज मेरी और पारस की बारनी है, दो में से एक रह जाएगा। देखो किसके ऊपर भगवान रूठते हैं और किसके ऊपर कृपा करते हैं। तब पारस को युद्ध के लिए ललकारता है। पारस भी युद्ध को साहस तैयार हो जाता है। दोनों का अपने अपने दांव पेंच में बड़ा भयानक युद्ध चलता है। अपने अपने गुरुओं की कलाएं दिखाते हैं। कभी वो तलवार का वार करते हैं तो वो अपनी ढाल अड़ा देते हैं, और कभी वो भाला बरछी तीर इनको चलाते हैं तो वो अपने घोड़े को इधर उधर करके बार को बचाते हैं। इस तरीके से
मलखान और पारस का युद्ध होते होते संध्या का समय आ जाता है। तब पारस कहता है कि बस अब युद्ध बंद करो, कल देखा जाएगा। तब मलखान कहता है नहीं, युद्ध बंद नहीं होगा जब तक दो में से एक जीवित है। और मलखान जानते थे कि अब संध्या समय होने वाला है। अब पारस का जो वज्र का शरीर है वो सामान्य शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। पारस भी इस बात को जानता था तो मन में संकुचित था, लेकिन अब युद्ध भूमि से भाग भी नहीं सकता था। तो उसने अपनी तलवार का एक बहुत जोरदार प्रहार किया। मलखान ने अपनी ढाल अड़ा करके उस वार को बचाया, और जब तक मलखान को समझते उसके पहले उसने अपनी सांग का प्रहार किया, लेकिन घोड़ी कबूतरी उसकी दाहिने से हट गई। इस तरीके से मलखान के प्राण बच जाते हैं और मलखान पारस के ठीक बगल में पहुंच जाता है। और जब पास पहुंचता है तो मलखान अपनी तलवार के द्वारा एक ही बार में पारस का सर काट देता है, जैसे पारस ने उसके भाई सुलखान का सर धड़ से अलग कर दिया था। और जैसे ही पारस का धड़ जमीन पर गिरता है तो मलखान पारस का शीश उठा लेता है और लौट जाता है सिरसा नगर की ओर। जाकर के रानी गजमोतिन से कहता है कि प्रिय, मैंने आज तुम्हारा प्रिय कार्य किया है, लो ये रहा पारस का शीश। रानी गजमोतिन अपना प्रतिशोध लेने के लिए उसको पालकी में रखवा कर गढ़ दिल्ली भेज देती है। और इधर पारस की मृत्यु का समाचार मिलता है महाराज पृथ्वीराज चौहान को। तब पृथ्वीराज अनेकों गालियां देते हैं मन ही मन में कि माहिल तेरा बुरा हो, तूने हमें किधर लाके फंसा दिया। अब सांप छछूंदर की गति हो चुकी है, ना उगलती बन रही है ना लीलती बन रही है। उधर मालती सोचती है कि मेरा अब जीवन धिक्कार है, और वो उसी इच्छा चल देती है गढ़ सिरसा के लिए सती होने को। और यहाँ माहिल कहता है कि महाराज, पारस की लाश बिगड़ जाएगी, आप जो है उसके अंत्येष्टि का प्रबंध करिए। पृथ्वीराज चंदन की लकड़ियां मंगाते हैं, सारी सामग्री एकत्रित कर चिता सजवाते हैं। उसी बीच में मालती आ जाती है और कहती है महाराज, मैं सती होना चाहती हूँ। तब पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, बहू तुम सती मत हो, इतना बड़ा दिल्ली का राज्य है, तुम जिस रियासत पर हाथ रख दोगी वो रियासत तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तब वो कहती है, मैं बिना पति के जीवित रहकर क्या करूंगी। ये था उस समय की सतियों का विचार कि उनके लिए पति के बिना संसार व्यर्थ लगता था। और वो अपनी जिद पर आ जाती है। तब पृथ्वीराज चौहान बेबस हो जाते हैं और आज्ञा देते हैं कि जाओ बेटा, तुम सानंद सती हो जाओ। जैसे ही वो चिता की ओर बढ़ने लगती है, उसे ध्यान आती है गजमोतिन की कि वो मेरी बहन है, मरते समय मैं उससे गले मिल लूं। तब वो पृथ्वीराज चौहान से कहती है, आप गजमोतिन को बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पृथ्वीराज चौहान अपनी एक बांदी के द्वारा सिरसा महल में खबर भेजते हैं और गजमोतिन कहती है
मलखान से कि अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो स्वामी मैं अपनी बहन से मिल आऊं। तब मलखान कहते हैं घटिया राजा है, कोई भी छल कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अपनी सेना के साथ में मलखान जाते हैं रानी गजमोतिन को लेकर के। और जब वो दोनों बहनें मिलती हैं तब मालती कहती है बहन आज तुम मुझसे गले मिल लो, क्योंकि अब तो सदा सदा के लिए हमारा तुम्हारा ये रिश्ता टूटने वाला है। गजमोतिन उसके साथ में गले मिलती हैं। तब वो कहती है बहन तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरे पति का भेद बताकर तुमने मुझे विधवा बना दिया, नहीं तो पारत को मारने वाला कोई नहीं था। तब गजमोतिन कहती है कि मेरी इसमें क्या गलती है, तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम तो गुलाम को ब्याही गई हो और मैं राजा के लड़के को, जो कि एक दिन अवश्य राजा बनेगा। तब मैंने अपनी प्रतिज्ञा की थी। बोली बहन तुम्हारी प्रतिज्ञा अपनी जगह पर थी, लेकिन ये दो बहनों के बीच का राज था। तुमने अपना मुझे राज बताया था, मैंने तुम्हें अपना, लेकिन मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि मलखान के पैर में पदम है, जिसके फटने पर मलखान मरेगा। लेकिन तुमने मुझे विधवा बना दिया। ठीक है बहन, अब इस अंजलि को क्यों जलाती हो? और वो ऐसे शोक संतप्त होते हुए जाकर चिता पर बैठ जाती है। चिता में स्वयं आग लग जाती है। इस तरीके से रानी मालती सती हो जाती है। और ये सारी बातें सुन रहा था माहिल। वो उल्टे पैर जाता है राजा पृथ्वीराज के पास, कहता है महाराज आज आपकी देवी ने सुन ली है, माता शारदा की आज आप पर कृपा हो गई है। पृथ्वीराज कहते हैं माहिल क्यों झूठी बातें बना रहा है, मैं दिल्ली से हीरा लेकर आया था, वो हीरा भी मैंने अपना गंवा दिया, और तुम मुझे अब क्या बताने आए हो? यानी कि पृथ्वीराज चौहान पारत की मृत्यु से बहुत अधिक खिन्न थे। तब माहिल कहता है महाराज पांव पदम है मलखे के, जाके फटे मरे मलखान। तो अगर आप मलखान पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसे एक खंडक का निर्माण करें जिसमें नीचे भाला बरछी सांग गाड़ दें और ऊपर से उसमें घास फूस आदि के द्वारा उस खंडक को ढक दें, जिससे ऐसा प्रतीत ही न हो कि यहाँ कोई खंडक खोदा गया है, और खंडक के उस पार रहें और इस पार आपकी सेना लड़ती रहेगी। ये बात पृथ्वीराज चौहान को अच्छी लग जाती है और वो रातों रात एक ऐसा खंडक खोदते हैं और उसमें भाला बरछी सांग आदि गाड़ देते हैं। ऊपर से घास फूस के द्वारा उसको ढकवा कर हरी घास लगवा देते हैं। इधर मलखान सुबह अपनी सेना लेकर आते हैं, पूरी शक्ति के साथ वो दिल्ली की सेना पर आक्रमण करते हैं। इधर से दिल्ली की सेना में भी ताहर, वीर भुगंता, धानु, धीरा, चौड़ा ऐसे बहुत बड़े बड़े वीर थे। इनसे सबसे मलखान का मोर्चा लगता है। सबसे पहले ताहर सामने आते हैं, जो मलखान की वारों को नहीं झेल पाते, वो अपना घोड़ा हटा देते हैं। फिर आता है चामुंड राय, तो मलखान कहते हैं तुम आज फिर सामने आ गया, तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? तब चामुंड राय कहता है कि तुमने जो दिल्ली की जमीन दबा रखी है वो तुम वापस कर दो, हमारा तुम्हारा कोई बैर ही नहीं है।
और इस तरीके से उनका वाक युद्ध होते होते युद्ध होने लगता है। तब मलखान के भाले के प्रहार से चामन राय का हाथी मारा जाता है और इस आगे बढ़ जाते हैं। सामने आते हैं धीरा ठाकुर। धीरा से भी उनका बड़ा जोरदार मुकाबला होता है और अंत में धीरा भी अपना मोर्चा हटा लेते हैं और मलखान आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी सेना काफी पीछे छूट चुकी होती है। जो उनका अंगरक्षकों का दल था वो भी उनके पीछे रह जाता है और वो अपना आज चरम का युद्ध कर रहे हैं और युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने की नियत से वो मन में विचार करते हैं कि मैं सीधे पृथ्वीराज से आज युद्ध करूंगा, या तो पृथ्वीराज नहीं या मैं नहीं। ऐसा सोचते हुए सामने पहुंच जाते हैं पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारते हैं तो पृथ्वीराज योजना के अनुसार अपना हाथी थोड़ा पीछे कर लेते हैं और क्योंकि मलखान तो आवेग से भरे हुए थे, वो उस आवेश में अपनी घोड़ी को बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़ा देते हैं और जा गिरते हैं उस खंडक में जो पृथ्वीराज ने खोदा था। खंडक में गिरते ही अनेकों भाला बरछी उनकी देह से टकराते हैं और जो पैर का पदम था वो फट जाता है। मलखी की घोड़ी जब तक कुछ समझती है तब तक मलखान के प्राण निकल चुके होते हैं, लेकिन घोड़ी एक बार पूरा साहस करके उस खंडक से बाहर आती है और सिरसा की ओर दौड़ लगाती है। बीच रास्ते में ही घोड़ी भी दम तोड़ देती है, यानी कि युद्ध स्थल में ही मलखान का शव पर गिरा है। ये खबर पहुंचती है रानी बिरमा के पास, गजमोतिन के पास, तो दोनों सास बहू अपने डोलों पर सवार होकर आती हैं और सैनिकों के द्वारा चेष्टा की जाती है इनको पकड़ने की। तब गजमोतिन कहती है कि पृथ्वीराज, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो अभी तुमने पतिव्रता का तेज नहीं देखा है, तो मैं यहीं जलाकर राख कर दूंगी। और तलवार लेकर सामने खड़ी हो जाती है। पृथ्वीराज सती के सतीत्व से डर जाते हैं, या यूं कहूं कि स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं समझते। वो वापस लौट जाते हैं और रानी गजमोतिन अपनी पति की लाश को लेकर सती होने का निर्णय करती है। रानी बिरमा सारा प्रबंध कर देती हैं, माता मल्हा की याद करती जाती हैं कि मैंने आपके राज्य में बहुत सुख भोगा, आज मुझे ये दुख लिखा था। और रानी गजमोतिन की चिता सज तैयार होती है। वो सुखपूर्वक उसी चिता में बैठकर अपने हाथ में काजल पारती हैं, यानी कि जो काजल बनाने की प्रक्रिया थी दीपक के द्वारा, उसमें वो दूसरे पात्र का प्रयोग नहीं करती, अपने हथेली में ही उस काजल। मित्रों, मैंने आपको सिरसा के महासमर के बारे में जो कुछ संभव हुआ विस्तृत रूप से बताने की चेष्टा की है। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग मुझे अपना भाई समझकर क्षमा करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहे आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा आपको ये मलखान वध का वीडियो। मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में। नमस्कार।